दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार द्रोड़ा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस सीरीज में आपको ट्रिपल सी से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आसान भाषा में सारे ऑप्शंस को समझाया जाएगा, जिससे आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ और भी कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो देखने में तो आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम 100 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। हमने ट्रिपल सी की सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आपको आगे कई सीरीज देखने को मिलेंगे। उसी के क्रम में हमारी आज सीरीज नंबर 1 है। पहली सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आप इसका सिलेबस देख लीजिए कि किस किस सिलेबस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये ट्रिपल सी का सिलेबस है। इसी सिलेबस पर ट्रिपल सी और विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से संबंधित, इसी सिलेबस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा सीरीज नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, सम वेबसाइट्स दैट मेक नेटवर्क्स विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड। कुछ वेबसाइट्स जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं कहलाती हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स का नाम पूछा गया है जिस पर आप जिस वेबसाइट के माध्यम से हम अपने सबके संबंधियों के साथ जुड़कर आपस में बात कर सकते हैं, उस वेबसाइट्स का यहाँ पर नाम पूछा गया है। उस वेबसाइट्स को हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं। उस वेबसाइट्स को हम क्या बोलेंगे? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड सेम इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एंड कम्युनिटी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराता है जहाँ पर हम कुछ सेम इंटरेस्ट ऑफ पर्सन, ऐसे पर्सन जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, जैसे अगर हम म्यूज़िक से संबंधित कोई कम्युनिटी चाहते हैं या पर्सन्स का ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, या किसी खास टॉपिक से संबंधित कहीं पर अगर चर्चाएं होती हैं और वो हमारे इंटरेस्ट की है, तो हम वहाँ पर उनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी बात उनसे कह सकते हैं और उनकी बात हम समझ सकते हैं। तो आपस में हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक तरीके से किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के। इसका नाम है फेसबुक, पिंटरेस्ट, फ्लिकर और वाइबर। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आइए बाकी भी ऑप्शंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग क्या होता है? दोस्तों नेट बैंकिंग में वास्तव में क्या होता है, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं घर पर बैठकर। जैसे अगर हमको ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, लोन का पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करना चाहते हैं, LIC प्रीमियम का पेमेंट करना चाहते हैं, कोई चालान आपको भरना है, कोई फ़ीस आपको भरना है, या कुछ सुविधाएँ ऑनलाइन बैंकिंग आपको देती है, जैसे NEFT, IMPS और RTGS। इसके माध्यम से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर लिखा है आपके सामने 24/7 आवर्स, यानी आप 24 घंटे बैठकर आप कार्य कर सकते हैं। आपको बाहर निकलने की भी आवश्यकता नहीं। आपने मोबाइल के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेट बैंकिंग की सर्विस लेनी पड़ती है। और अगला ऑप्शन है ई-कॉमर्स वेबसाइट। दोस्तों ये कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिसका हम इस्तेमाल करके ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं, और अगर कोई बिजनेस मैन है छोटा मोटा, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अपने बेच भी सकता है। तो इसमें कुछ वेबसाइट के नाम है, जैसे अमेजॉन, स्नैपडील, OLX, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी हैं। चौथा ऑप्शन कहता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? दोस्तों नाम से इससे पता चला सर्च का मतलब होता है ढूंढना। दोस्तों अगर हम इंटरनेट पर काम करते हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित हम कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम इन सर्च इंजन का इस्तेमाल करके, जैसे गूगल, ask.com, याहू, डकडकगो, बिंग और yellow.com, इसकी मदद से हम उसमें कुछ कीवर्ड्स टाइप करके या फ्रेज़, कुछ सेंटेंस छोटा मोटा लिखकर हम उसमें उस पर्टिकुलर चीज़ से संबंधित, पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा सर्च इंजन होता है। तो इसका आंसर आपका होगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मास्टर हैंडआउट द्वारा परिभाषित किया गया है। सबसे पहले आप समझेंगे हैंडआउट क्या होता है, हैंडआउट किसे कहते हैं। तो हैंड आउट आप क्या होता है, तो हैंड आउट के बारे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है,
हैंडआउट्स आर पेपर कॉपीज़ हैंडआउट्स आर पेपर कॉपीज़ ऑफ योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। दोस्तों अगर हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं या लिब्रे इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, लिब्रे इम्प्रेस इस बार CCC में एक नया सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं लिब्रे इम्प्रेस, वो पावर पॉइंट की तरह ही कार्य करता है। दोनों प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है आपके। तो अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम करते हैं तो इसमें जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जब हम स्लाइड बनाने के बाद जब हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है और हम अपने क्लाइंट्स के सामने किसी स्लाइड को प्रेजेंट करते हैं, किसी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें कुछ तो ऑडियंस होते हैं जिसके सामने अपनी बात रख रहे हो, जो जिसको प्रेजेंटेशन आप दिखा रहे हो उसको हम बोलते हैं ऑडियंस, और जो भी प्रेजेंटेशन दिखाता है उसको हम बोलते हैं स्पीकर। ठीक, तो जब स्पीकर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो जो ऑडियंस होती हैं उनको हम एक हैंड नोट्स देते हैं। हैंड नोट्स वास्तव में क्या होता है, हमारे प्रेजेंटेशन का ही प्रिंट आउट होता है, हमारे प्रेजेंटेशन का ही प्रिंट आउट। देखिए इसमें लिखा है हैंड आउट आर पेपर कॉपीज़ ऑफ योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप जो भी प्रेजेंटेशन बनाया है उसका एक प्रिंट आउट होता है पेज पर, जिसको हम ऑडियंस को देते हैं। जो आपके ऑडियंस होते हैं उनको हम ये प्रिंट आउट देते हैं, जिससे कभी कभी क्या होता है कि ऑडियंस स्पीकर की कुछ बात नहीं समझ पा रहा है या नहीं सुन पाया है कोई चीज़, तो वो प्रिंट आउट पे देखकर वो चीज़ कंफर्म कर सकता है कि इस प्रेजेंटेशन में क्या कहा गया है और क्या किस चीज़ से संबंधित प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन में जितने स्लाइड होती है हर स्लाइड का प्रिंट आउट होता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ स्लाइड्स पर पेज हो सकती है। ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि हैंड आउट में नंबर ऑफ़ स्लाइड्स कितनी हो सकती है। तो अगर आप एक पेज में सिंगल स्लाइड हम चाहते हैं प्रिंट करना, 2 स्लाइड, 3, 4, 6 या 9, यानी एक स्लाइड भी प्रिंट कर सकते हैं, 2, 3, 4, 6 और 9। एक पेज में 9 प्रिंट स्लाइड में, जैसे आपका एक पेज है, ये मान लीजिए एक पेज है, इसमें हम चाहते हैं सिंगल स्लाइड प्रिंट होके आए, तो उसके लिए आपको 9 पेज आपके यहाँ पर प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे। एक ही पेज में 2 चाहते हैं तो एक ही पेज में आपका 2 प्रिंट आएगा। इसी तरह एक ही पेज में आपके 9 स्लाइड्स तक आप प्रिंट कर सकते हो, 3, फिर इस तरह 3, फिर इस तरह 3, तो 9 पेज आउट मैक्सिमम आप प्रिंट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे कहीं पूछा जाता है कि एक हैंड आउट में हम कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो हैंड आउट समझ में आ गया होगा। हैंड आउट क्या है, वास्तव में एक प्रिंटेड फॉर्म है आपके प्रेजेंटेशन का, जो हम ऑडियंस को प्रोवाइड करते हैं जिस समय आप प्रेजेंट कर रहे हो अपना प्रेजेंटेशन। चलिए, तो इसका आंसर आपका लेआउट ऑफ हैंड आउट होता है। तो मास्टर हैंड आउट वास्तव में क्या करता है, जो मास्टर हैंड आउट का ही एक तरीके से लेआउट तैयार करना आपका मास्टर हैंड आउट कहलाता है। लेआउट हम इसमें क्या क्या चीज़ दे सकते हैं, तो हम हैंड आउट का हेडर डिसाइड कर सकते हैं, फुटर डिसाइड कर सकते हैं। हेडर का मतलब जो ऊपर आप हेडिंग देना चाहते हो, फुटर नीचे कुछ नोट्स देना चाहते हो उसको फुटर बोलते हैं। पेज नंबर भी हम ऐड करा सकते हैं, है ना। ये सब लेआउट डिसाइड करता है कि आपके हैंड आउट का लेआउट कैसा हो। तो मास्टर हैंड आउट में हम किसी भी हैंड आउट का लेआउट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा है लेआउट ऑफ स्लाइड क्या होता है। तो लेआउट ऑफ स्लाइड में वास्तव में क्या होता है, जब भी आप कोई स्लाइड इंसर्ट कराते हो तो स्लाइड का लेआउट किस तरह हो। कई तरीके के लेआउट इसमें हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रेजेंटेशन की स्लाइड में केवल टाइटल दिखाई दे, केवल टाइटल हमको लिखना है, तो टाइटल स्लाइड हम लेआउट में क्लिक करेंगे तो टाइटल स्लाइड वाला खुल के आ जाएगा। हम चाहते हैं टाइटल के साथ साथ कुछ कंटेंट्स लिखना, तो टाइटल एंड कंटेंट्स वाला करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम 2 कंटेंट्स वाला कर सकते हैं। यहाँ पर सिंगल कंटेंट क्या होता है, यहाँ पर 2 कंटेंट। जैसे ये आपका स्लाइड है तो एक कंटेंट का ऑप्शन आपको इस तरह होगा लिखने के लिए, और एक कंटेंट का ऑप्शन आपको इधर लिखने में होगा। और ओनली टाइटल में क्या होगा, केवल आपका स्लाइड होती है, केवल टाइटल के लिए ऑप्शन होता है लिखने के लिए। इसी तरह सिंगल में, टाइटल एंड कंटेंट्स में सिंगल टाइटल होता है और सिंगल कंटेंट होता है। 2 कंटेंट में डबल टाइटल होता है, डबल कंटेंट होता है। ठीक, टाइटल ओनली में हमने आपको बता ही दिया। तो पिक्चर, किसी में टाइटल के साथ साथ हम पिक्चर भी ऐड कराना चाहते हैं तो पिक्चर वाला भी आपको यहाँ पर लेआउट ऐड करा सकते हैं। क्योंकि स्लाइड का लेआउट कैसे हो, हम लेआउट स्लाइड से आके डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा आपका इसमें होगा स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, स्लाइड ट्रांजिशन जब आप 2 स्लाइड बनाते हो
तो एक स्लाइड से दो स्लाइड के बीच का जो मूवमेंट होता है, यानी फर्स्ट स्लाइड आपकी ख़त्म होगी फिर नई स्लाइड आपकी स्टार्ट होगी, उसके बीच में जो भी मूवमेंट होता है वही आपका स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन लाइक इफेक्ट दैट हैपन्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट। एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पर जब जाएंगे तो जो आपका मूवमेंट होता है वही यहाँ पे क्या कहलाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक, और स्लाइड फॉर्मेटिंग क्या कहलाती है, फॉर्म अपनी स्लाइड में अगर कलर चेंज करते हैं, बुलेट्स किस प्रकार लगाते हैं, नंबरिंग किस प्रकार सेट करते हैं, डिजाइन किस प्रकार बैकग्राउंड के लाते हैं, या आपकी स्लाइड फॉर्मेटिंग डिसाइड करती है। तो इसका आंसर आपका स्लाइड हैंड आउट होता है। मास्टर हैंड आउट क्या परिभाषित करता है, स्लाइड हैंड आउट परिभाषित करता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड में CVV अंक कितने डिजिट का होता है। दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, दो कार्ड में अंतर पता होना चाहिए। डेबिट कार्ड ऐसा कार्ड होता है जैसे ATM आपका डेबिट कार्ड है, इसमें अगर हमारे अकाउंट पे पैसा है तभी हम पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी ख़रीदारी करना है, कोई भी पेमेंट करना है तो हम ATM का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में पैसा हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो बैंक आपको एक तरीके से उधार देता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तब भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो बैंक आपको एक लिमिट प्रोवाइड करती है कि इस एक मंथ में हम इतना आपको उधार दे सकते हैं। तो यही आपका क्रेडिट कार्ड होता है। और क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, उसके पीछे कुछ 3 अंक लिखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं CVV। CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब जो आपका CVV होता है ये आपका 3 डिजिट का होता है। कार्ड के पीछे 3 अंक का एक तरीके से आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नंबर। तो ये CVV, इसको हम CSC के नाम से भी जानते हैं, कार्ड सिक्योरिटी कोड, या इसको CVV2 के नाम से भी जाना जाता है। और ये कितने डिजिट का होता है, तो ये चलिए 3 डिजिट। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द यूज़र नेम इन ईमेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी, यानी आपका एक आइडेंटिफिकेशन होता है जो आपको ईमेल सर्विस में मैसेज भेजने के लिए ज़रूरी होता है, मैसेज प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ईमेल, मान लीजिए कोई ईमेल है, एड्रेस है, जैसे DAWIDSK _ का साइन इसे बोलते हैं info@gmail.com। तो ये आपका एड्रेस है। अब इसमें पूछ रहा है कि यूज़र नेम क्या होता है। तो इसमें आपको उससे जो ईमेल एड्रेस है इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। इसमें एक होता है आपका यूज़र नेम और एक होता है आपका डोमेन नेम। जैसे ये आपका डोमेन नेम है, इसको हम बोलते हैं यूज़र नेम। तो यूज़र नेम और डोमेन नेम को हम 2 भागों में बांटते हैं, उसको हम अलग करते हैं ऐड के सिंबल से। कौन सा सिंबल है, ऐड का सिंबल है। तो ये जो DAWIDSK आपका क्या है, यूज़र नेम कहलाएगा, और ये ऐड का सिंबल आपका कहलाता है, और जो gmail.com आपका लिखा हुआ है ये आपका डोमेन नेम कहलाता है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगर पूछा जाए, तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका DAWIDSK_info, ये आपका क्या है, यूज़र। तो इसका आंसर आपका होगा ये DAWIDSK इन्फॉर्मेशन, ये आपका यूज़र नेम है, ये आपका डोमेन नेम। अगर डोमेन नेम पूछा जाता है तो यहाँ पर gmail.com आपका आंसर होता, और यूज़र नेम आपका पूछा गया है तो आप क्या है DAWIDSK.info। ठीक, कभी क्वेश्चन पूछाता है ईमेल एड्रेस को कितने भागों में बांटा जाता है, तो ईमेल एड्रेस को 2 भागों में, एक आपका भाग ये हो गया, दूसरा भाग आपका ये हो गया, तो 2 भागों में बांटा जाता है। और दोनों भाग को किस सिंबल से अलग किया जाता है, तो ऐड का सिंबल होता है, नाम याद रखेंगे। ठीक, तो ये भाग एक भाग ये, इसको ऐड के सिंबल से इसको अलग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम स्टाइल होता है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही कार्य करता है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने में, लेटर राइटिंग के लिए, एप्लीकेशन राइटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, उसी तरह लिब्रे ऑफिस राइटर भी एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और इसका एक्सटेंशन कभी कभी पूछेंगे, तो इसका एक्सटेंशन होता है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक,
चलिए, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या, फॉन्ट नेम बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम स्टाइल, तो फॉन्ट नेम स्टाइल इसका लिबरेशन सेरिफ के नाम से होता है। तो हर सॉफ्टवेयर का अपना डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है, जैसे आपकी राइटिंग, जैसे ये लिखा हुआ है किसी दूसरे फॉन्ट से लिखा हुआ है, ये किसी दूसरे फॉन्ट से लिखा हुआ है, तो दोनों का फॉन्ट अलग अलग है। ठीक, तो ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है ये किसी दूसरे फॉन्ट का है और ये किसी दूसरे फॉन्ट का है। ठीक, इसी तरह इंग्लिश में बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया और कोई चेंज नहीं किया है, कोई अलग से सेटिंग नहीं किया है फॉन्ट में, तो किस तरह लिखेगा, तो यहाँ पर आंसर होगा इसका लिबरेशन सेरिफ। ठीक, अगला है इन SMTP, M स्टैंड्स फॉर, दोस्तों SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेट स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर ईमेल ट्रांसमिशन। दोस्तों प्रोटोकॉल क्या होता है, अगर आप इंटरनेट पे वर्क करते हो तो इंटरनेट पे जितने भी कार्य किए आते हैं, जैसे आपका एक वेब पेज को एक सर्वर से दूसरे लोकल सर्वर तक पहुंचाया जाता है, या लोकल कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है, या आपके लोकल कंप्यूटर से सर्वर तक कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, उसी नियम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक, तो इसी तरह एक प्रोटोकॉल होता है TCP/IP प्रोटोकॉल, और TCP इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें आपका ईमेल के लिए एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर M फॉर क्या होता है, तो M फॉर होगा आपका मेल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये आपका SMTP है एक POP3 टाइप का प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में D1, D2, D3, D4 सेल में कुछ संख्याएं हैं जिन्हें ट्रांसपोज करने पर सेल एड्रेस होगा। चलिए देखिए, ये आपका D1, D2, D3, D4 क्या सेल एड्रेस है। सेल एड्रेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कॉलम जब बनाते हो और रो क्रिएट करते हो, तो ये जो एक बॉक्स बनता है इसको हम बोलते हैं सेल। तो इस सेल का मान लीजिए नाम है D, कॉलम का नाम है D, और इसका यहाँ पर रो है 1, तो इसका एड्रेस हो जाएगा D1। कोई भी कॉलम, इसमें कॉलम होते हैं A, B, C, D, इस तरह करके आपका XFD तक कॉलम होता है आपका, XFD ये होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर आप लिब्रे कैल्क में आएंगे तो AMJ तक होता है, AMJ। ठीक, ये टोटल 16,384 होता है, और ये होता है 1024 कॉलम की संख्या। और रो की संख्या 1, 2, 3 इस तरह करके आपकी होती है 10,48,576, 10,48,576 ये रो की संख्या होती है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। ठीक, और ये कॉलम होते हैं। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए कुछ एड्रेस में D1, D2, D3, D4 ऐसे लिखा है, D1 ये हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया, इस तरह D4 इस तरह करके अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जब आप इसको पेस्ट करेंगे, और पेस्ट किस फॉर्मेट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज इसमें जब पेस्ट स्पेशल, जब इसमें सेल कॉपी करके कहीं पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन ट्रांसपोज आता है। तो जब भी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होता है, कॉलम को ट्रांसपोज करने पर वो रो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर E1 हो जाएगा है ना, F1, G1 इस तरह करके आपका हो जाएगा। तो इसमें ये आपका D1, E1 ये वाला आपका आंसर आपका सही होगा। D1 से है, और इसको जब ट्रांसपोज यहीं पर करेंगे तो पहला D1 रहेगा, फिर दूसरा E है, E1 हो जाएगा, F है, F1 हो जाएगा, G है, G। तो 4 हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसमें आपका ये सही होगा। ठीक, तो D1, E1, F1, G1 यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आंसर आपका होगा पहला सही होगा आपका। तो ट्रांसपोज क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द सेल पोजीशन ऑफ एन एरे। एरे क्या होता है, जो भी हमने समझाया था, इसको हम एरे बोलते हैं। ये चीज़ आपका एरे होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एरे होता है, ये ऐसे एरे होता है, ये सब एरे होता है। ठीक, तो इट कन्वर्ट्स द सेल पोजीशन ऑफ एन एरे फ्रॉम कॉलम इनटू रो। कॉलम
की एरो को हम रो में कन्वर्ट कर देते हैं और रो की एरो को कॉलम की, अगर कॉलम में है और इसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं तो रो में हो जाएगा, रो है कन्वर्ट करते हैं तो कॉलम में हो जाएगा। व्हेन यू कॉपी द सेल कंटेंट्स ऑन अदर सेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। जब हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल भेजते समय जब हम कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं तो क्या चीज़ तो कहाँ पर लिखते हैं, तो हम सब्जेक्ट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, हम सब्जेक्ट में लिखते हैं। ठीक, अब इसे बाकी ऑप्शन समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट लाइन ऑफ एन ईमेल इज ए सिंगल लाइन ऑफ ए टेक्स्ट। तो जब आपका ईमेल में जो सब्जेक्ट लाइन होती है हमें क्या दिखाती है, व्हेन दे रिसीव योर मेल, जो कोई भी पर्सन आपका ईमेल देखता है तो टैग लाइन उसकी जो होती है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, उसको पढ़कर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि हम उसको खोलें या ना खोलें, यानी हमारे लायक है कि नहीं। अगर उसको लग रहा है कि हाँ ये हमारे पढ़ने लायक है तो खोलता है, नहीं तो नहीं खोले। तो सब्जेक्ट लाइन से पता चल जाता है जो रेसिपेंट आपका मेल प्राप्त कर रहा है वो उसको तुरंत देखे या ना देखे या बाद में देखे। ठीक, तो ये डिसाइड करता है कौन, सब्जेक्ट। टू में उसका नाम होता है जिस व्यक्ति को आपने मैसेज भेजा है, ये रेसिपेंट की ईमेल आईडी होती है। और सीसी फॉर फॉरन कॉपी होता है, सीसी में हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जो पूरी चेन के लूप में आता है। तो सीसी फील्ड इज यूज टू कीप समवन इन लूप और टू शेयर द सेम ईमेल विद देम। वही ईमेल अगर किसी दूसरे पर्सन को भी भेजा जा रहा है तो उसको हम सीसी में नाम लिखते हैं। और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, हम ऐसे पर्सन का नाम लिखते हैं जो उस चेन में तो होता है लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि बीसीसी में किसका नाम, यानी बीसीसी में जिसका नाम लिखा जाएगा अदर पर्सन को नहीं जानकारी होगी। व्हेन यू वांट टू डू इट प्राइवेटली, जब हम कोई भी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, प्राइवेटली कोई भी मेल किसी को हम देना चाहते हैं कि किसी को जानकारी ना हो, तो हम बीसीसी में उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे। एनी रेसिपेंट ऑन द बीसीसी लाइन ऑफ एन ईमेल आर नॉट विजिबल टू अदर ऑन द ईमेल। ईमेल में अगर हम बीसीसी के किसी का नाम लिखते हैं, बीसीसी में किसी का एड्रेस, तो ना टू वाले को जानकारी होगी ना तो सीसी वाले को जानकारी होगी। जबकि बीसीसी में जिसका भी नाम लिखा होगा उसको मैसेज तो प्राप्त होगा और उसको ये भी जानकारी हो जाए कि सीसी में किसका नाम लिखा है और टू में किसका नाम लिखा है। इस तरीके से कॉन्फिडेंशियल होता है, प्राइवेट पर्सन होता है, कह सकते हो। चलिए, IFSC कोड कितने डिजिट का होता है। तो IFSC कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 डिजिट का एक कोड होता है जो अगर हम कोई भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपसे आपके बैंक का IFSC कोड मांगा जाता है। जब आप NEFT करते हो, RTGS या IMPS करते हो तो आपको IFSC कोड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये कुछ IFSC कोड के एग्जांपल हैं, जैसे SBIN 0000145 BARB0 CALICU। ठीक, ये देखिए अगर आप इसको गिनेंगे तो अल्फ़ा न्यूमेरिक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है और 11 डिजिट का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, ये 11 डिजिट का आपका है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, 11 डिजिट। आंसर क्या होगा, IFSC कोड कितने डिजिट का होता है, 11। इसका फुल फॉर्म आप कहीं पर नोट कर लेंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्वेश्चन, टेलीग्राम क्या है। टेलीग्राम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों, टेलीग्राम एक तरीके से आपका चैटिंग करने के लिए या अपने दोस्तों को मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक इंस्टेंट मैसेजिंग साइट है आपकी। क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग साइट है। अब इसमें हम बाकी चीज़ के बारे में जान लें। सोशल साइट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था सोशल साइट क्या होता है, जिसमें हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का एक ग्रुप बनाकर या अपने इंटरेस्ट से संबंधित कम्युनिटीज़ का इस्तेमाल को हम अपने ग्रुप में शामिल करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। फेसबुक, पिंटरेस्ट, फ्लिकर और वाइबर इसके एग्जाम्पल है। इंस्टेंट मैसेजिंग जो आपका आंसर है इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग होगा। इंस्टेंट मैसेजिंग में हम ऑनलाइन या ग्रुप बनाकर चैटिंग कर सकते हैं। चैटिंग क्या होती है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता क्या है, देखो इंस्टेंट मतलब त्वरित, मैसेजिंग का मतलब हम मैसेज भेजते हैं, तुरंत मैसेज, यानी अगर हमने मैसेज भेजा, हमारे मित्र ने पढ़ा, हमारे मित्र ने दोबारा मैसेज हमको रिस्पॉन्स के तौर पर दिया। तो ये एक तरीके से ऑनलाइन चैटिंग जैसे हम करते हैं उसी को इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं। तो ये 2 या 2 से अधिक पर्सन्स या कम्युनिटी के बीच में आपस में कम्युनिकेट करने की सुविधा हमको देता है। इसको हम रियल टाइम चैट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रियल टाइम चैट। रियल टाइम का मतलब होता है कि दोनों को ऑनलाइन होना वहाँ पर मस्ट है। अगर ऑनलाइन नहीं होंगे तो चैटिंग नहीं हो सकती है। ठीक, मैसेज बाद में अगर पढ़ सकते हैं, लेकिन चैटिंग के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग में क्या होता है, आपको दोनों को ऑनलाइन होना मस्ट होता है।
चैट में भी 1 to 1 और मैनी टू मैनी। अगर ग्रुप है तो मैनी टू मैनी हो जाएगा, और खाली 2 लोग हो तो 1 to 1 होगा एज इन चैट ग्रुप। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम वर्ल्ड वाइड वेब क्या? तो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है कि दुनिया भर में जितने भी वेब पेजेस हैं उसका एक समूह होता है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड मतलब संसार, वाइड मतलब विस्तृत, फैला हुआ, वेब मतलब वेब पेज। तो वेब पेज, दुनिया भर में फैले हुए वेब पेज के समूह एक काल्पनिक समूह होता है जिसको हम www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, दुनिया भर में फैले हुए वेब पेजों का एक काल्पनिक समूह होता है जिसको हम www बोलते हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन हमारा यहीं पर स्टोर होती है विभिन्न सर्वर के माध्यम से। तो ये आपका, इसको अगर यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हमको www से प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। क्या बोलेंगे? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र वास्तव में होता क्या है? ये उस वेब पेज को हमारे कंप्यूटर तक लाके देता है या हमको दिखाता है। ठीक, अगर वेब ब्राउज़र हमारे कंप्यूटर पर नहीं होगा तो हम इंटरनेट का जो पेज होता है जो हम सर्वर से अपने कंप्यूटर पर देखते हैं वो हम देख नहीं सकते हैं। ठीक, ये तो एक ऐसा छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो हमको वेब पेजेस दिखाने की सुविधा प्रदान करता है। द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। और वो पेज हमको कहाँ से ला के देता है? वर्ल्ड वाइड वेब से ला के देता है, इज कॉल्ड वेब ब्राउज़र। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये होता है कि जिस डिवाइस से हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस डिवाइस से हमको खाली चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, वहाँ से हमको केवल चीज़ें प्राप्त होती हैं। हम चाहें कि हम अपना आंसर उसको दे सकें तो आंसर हम उसको तुरंत नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम सिंप्लेक्स बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके माध्यम से हम मैसेज प्राप्त भी कर सकते हैं, तुरंत मैसेज दे भी सकते हैं। तो कुछ तो होते हैं हम 1 by 1 दे सकते हैं, कुछ तो होते हैं तुरंत साथ साथ दे सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल होता है, टेलीफोन होता है, तो उसमें हम साथ साथ देते हैं, यानी उधर से कोई बोला फिर हमने इधर से कोई बोला, या साथ साथ भी बोल सकते हैं, उसको हम फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। और हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है पहले एक तरफ से आवाज़ आएगी, फिर उसके बाद डिवाइस में एक बटन होगी, वो बटन आप प्रेस करोगे, फिर दूसरी तरफ से आवाज़, जैसे वाकी टाकी का आपका एग्जाम्पल है। तो चलिए हाफ डुप्लेक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो विद हाफ डुप्लेक्स मोड डेटा कैन मूव इन 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एक आपका डिवाइस ये हुआ, एक डिवाइस ये हुआ, डेटा इधर से भी मूव कर सकता है और इधर से भी मूव कर सकता है, बट नॉट एट ए सेम टाइम, लेकिन एक साथ नहीं मूव कर सकता है। इसमें एग्जांपल क्या है? वाकी टाकी है। 2 वे रेडियो दैट हैज़ अ पुश टू टॉक बटन, एक पुश बटन होती है टॉक करने के लिए। एक मान लीजिए एक बटन होती है, आप इधर से बोलोगे, फिर उसके बाद ये बटन दबाएंगे, फिर इधर से आप बोल सकते हो। ठीक, इसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। तो दोनों तरफ संदेश भेज सकते हो, लेकिन 1 by 1। और इसी तरह फुल डुप्लेक्स में क्या होता है आपका? फुल डुप्लेक्स में हम संदेश तो दोनों तरफ भेज सकते हैं और एक साथ भेज सकते हैं, साइमल्टेनियसली भेज सकते हैं। ना फुल डुप्लेक्स बोथ पार्टीज कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल टेलीफोन इंटरनेट। टेलीफोन इंटरनेट पे अगर आप बात करते हो तो उधर से भी मैसेज आ रहा है, इधर से भी, दोनों साथ साथ मैसेज भेज सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तीसरा होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है? हम 1 वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे टीवी हो गया, रेडियो, उधर से केवल आवाज़ सुन सकते हैं हम, लेकिन उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। यानी एक तरफ से कम्युनिकेशन होगा, एक तरफ से नहीं होगा। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन चैनल दैट सेंड्स इन्फॉर्मेशन इन 1 डायरेक्शन ओनली। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, जैसे आपका टीवी है या रेडियो है, इसमें जो भी चीज़ दिखाई या सुनाई दे रही है केवल उसको देख सकते हैं। गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, हम उस पर तुरंत अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। लेकिन फ़ोन पे अगर कोई गलत बोल रहा है तो हम तुरंत रिएक्शन दे सकते हैं। इस पर भी हम रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन उधर से पहले बात कंप्लीट होगी, फिर इधर से हम बात दे सकते हैं। जैसे वाकी टाकी, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, वाकी टाकी होता है, जो BSF के जवान वगैरह होते हैं, पुलिस वगैरह होते हैं, इनके पास एक वाकी टाकी होता है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग किसका माध्यम है? अभी आपने देखा सिंप्लेक्स का माध्यम है। ठीक, तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का माध्यम। चलिए नेक्स्ट है, किसी कार्य के दौरान कंप्यूटर में स्थायी रूप से सेव की गई फाइल कहाँ सुरक्षित रहती है? रैम में क्या कह रहा है? रैम में कह रहा है
इसका फुल फॉर्म जानिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। इज़ योर सिस्टम शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज, अस्थायी थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन दैट योर कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग, तुरंत समय पे जो काम चल रहा है उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन केवल इसके पास होती है और शॉर्ट टर्म टाइम के लिए होती है। इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी टाइप का है और दूसरी होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव is a hardware component that stores all your digital contents, your documents, picture, music, video, program। कहने का मतलब जितनी भी चीज़ें आप कंप्यूटर में स्टोर कर बनाते हो सभी को हम स्टोर करते हैं, चाहे पिक्चर बनाते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो, कोई अपना म्यूज़िक, वीडियो, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो, परमानेंटली स्टोरेज कर सकते हो। ठीक, यहाँ तक कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक, तो आपका सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का एग्जाम्पल है। और हार्ड डिस्क स्थायी रूप से आपका हार्ड डिस्क में कर सकते हो। ठीक, चलिए, तो किसी कार्य के दौरान कंप्यूटर में स्थायी रूप से सेव की गई फाइल कहाँ सुरक्षित रहती है? हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहती है। अब इसमें आपका रीड ओनली मेमोरी रिफर्स टू कंप्यूटर्स मेमोरी चिप कंटेनिंग परमानेंट और सेमी परमानेंट डेटा। परमानेंट या सेमी परमानेंट डेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डेटा डिलीट भी किया जाता है, लेकिन यूज़र नहीं डिलीट कर सकता, मैन्युफैक्चरर डिलीट कर सकता है कुछ लिमिटेशंस के साथ। रोम कंटेनिंग द बूट फॉर्म, इसमें एक बूट सेक्टर होता है, यहाँ पर हम बायोस नाम का डेटा हम स्टोर करते हैं। पूरा आउटपुट से भी कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। रीड ओनली मेमोरी आपकी कई प्रकार की होती है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम डेटा को एक बार मैन्युफैक्चरर के द्वारा लिख दिया जाएगा, इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। और ई पी रोम में चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए खास प्रकार के अल्ट्रा वाइड रेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको डिलीट करने के लिए खास प्रकार के डिवाइस की भी आवश्यकता पड़ती है। और डबल ई पी रोम में क्या होता है? डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी आसानी से कंप्यूटर में उस चिप को बिना निकाले हुए आप कमांड की मदद से उसको डिलीट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, लेकिन मैन्युफैक्चरर डिलीट करेगा, यूज़र नहीं कर पाएगा। ठीक, और लास्ट आपका आता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क आपका एक प्लास्टिक का एक फाइबर का एक डिस्क होती है, जिसमें हम डिजिटली रूप से डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के लिए लेज़र बीम लाइट की आवश्यकता होती है, यानी खास प्रकार के डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसमें लेज़र बीम निकलती है। इस कॉम्पैक्ट डिस्क में छोटे छोटे पिट्स बनाकर इस डेटा को स्टोर किया जाता है। तो स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हम पहले हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है, फिर हार्ड डिस्क के बाद फिर इसमें कॉपी कर सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क में। तो क्वेश्चन कहा गया जब हम काम करते हैं तो स्थायी रूप से डेटा अगर हम करेंगे तो हार्ड डिस्क में होगा, और अस्थायी रूप से तो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता है। ठीक, चलिए, तो आंसर इसका होगा हार्ड डिस्क। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है गोल्ड लोन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ लोन अगेंस्ट होल्डिंग गोल्ड। गोल्ड लोन अगर आपको लेना है तो आप गोल्ड रख कर बैंक में उसके बदले में आप लोन ले सकते हो। गोल्ड लोन इज ए सिक्योर्ड लोन वेयर इन द बारोअर कीप्स देयर गोल्ड। जो उधार लेने वाला होता है, लोन लेने वाला होता है, वो अपना गोल्ड वहाँ पर रखता है बैंक में, और उससे रखने के बाद वो पैसा लोन के रूप में लेता है और इंटरेस्ट पेमेंट करता है। ठीक, अगला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापी जाती है। देखिए, प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो अगर हम प्रिंटर को देखते हैं तो आपके प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है, ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जिन पर हम बाहर से किसी न किसी इक्विपमेंट को प्रेस करके पेपर पर हम चीज़ें लिखते हैं। और नॉन इम्पैक्ट में किसी इक्विपमेंट को पेपर पर टच कराने की आवश्यकता नहीं होती है, ये किसी लाइट के माध्यम से या इंक के माध्यम से स्प्रे कर या हीट सेंसिटिव पेपर का इस्तेमाल कर यानी बिना पेपर को टच किए हुए अगर हम छपाई करते हैं तो इस प्रकार के प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। और पेपर पर टच कर अगर हम कोई चीज़ छापते हैं तब वो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। तो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चेन प्रिंटर और व्हील प्रिंटर,
ये 3 प्रिंटर ऐसे प्रिंटर हैं, ड्रम प्रिंटर भी इसी में आता है, ऐसे प्रिंटर हैं जो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आपका लेज़र बीम आता है, इंकजेट आता है और थर्मल प्रिंटर आता है। तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल होता है, उसकी गति स्पीड नापते हैं, तो स्पीड हम उसकी कैरेक्टर पर सेकंड में नापते हैं, यानी CPS, यानी 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर हम इसमें छाप सकते हैं। तो हम, क्योंकि आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये एक बार में एक कैरेक्टर छापता है, तो क्योंकि एक बार में एक कैरेक्टर छापता है तो इसका हम 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर छापा है इसको नापने के लिए हम कैरेक्टर पर सेकंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीज़ के बारे में जानकारी, DPI क्या होता है, DPI और डॉट पर इंच। DPI क्या होता है, जब हम मॉनिटर पर जो भी चीज़ हमको दिखाई दे रही है, अगर हम पता करना चाहते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, किस रेजोल्यूशन पे आपको दिखाई दे रहा है, यानी रेजोल्यूशन आपका अच्छा है कि ख़राब है, कैसे पता चलेगा। जैसे आपका मॉनिटर है तो मॉनिटर को कई मैट्रिक्स ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसी ग्रिड लाइन्स आप देखेंगे अगर तो ऐसे आपको दिखाई देंगी, बहुत ही आसानी से नहीं दिखाई देंगी क्योंकि इसमें बहुत ही कंजेस्टेड लाइन्स होती हैं, ऐसे आपको दिखाई देती। तो ये एक जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम डॉट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डॉट, या इसको पिक्सल भी बोलते हैं। तो 1 स्क्वायर इंच के अंतर्गत जितने ज़्यादा डॉट्स की संख्या होगी, यानी 1 डॉट ये, 1 डॉट ये, तो जितने ज़्यादा ये पिक्सल्स जो डॉट दिखाई देंगे, अगर ज़्यादा डॉट है तो उसका रेजोल्यूशन बढ़िया है, कम डॉट है तो रेजोल्यूशन ख़राब है। ठीक, तो किसी भी मॉनिटर के अगर हमको रेजोल्यूशन नापता है तो हम DPI नापते हैं, डॉट पर इंच DPI नापते हैं। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम CPS में नापते हैं। मोस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स offer different speed depending on their quality of print desire. The speed can vary from about 50 to or 500 character per second। 50 से 500 कैरेक्टर पर सेकंड तक आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मार्केट में आता है और इसको नापने के लिए हम CPS का इस्तेमाल करते हैं। हेलो क्वेश्चन है, डज AEPS नॉट रिक्वायर एन OTP और पिन फॉर वेरिफिकेशन। देखिए AEPS क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक सर्विस होती है जिसमें हम आधार के माध्यम से कोई भी पेमेंट हम किसी को पेमेंट दे सकते हैं और हम विड्रॉ भी पैसा कर सकते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ पेमेंट सिस्टम दैट इज़ बेस्ड ऑन द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब अलाउ आधार कार्ड होल्डर्स टू मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है जबकि अंगूठे से या आपका आधार नंबर से हम पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन उसमें कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसफ़र फंड्स, मेक पेमेंट, डिपॉजिट कैश, मेक विड्रा, मेक इंक्वायरी अबाउट बैलेंस। बैलेंस की जानकारी चाहते हैं, विड्रा करना चाहते हैं, पैसा जमा करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं AEPS के माध्यम से। AEPS डजंट रिक्वायर एनी OTP और पिन फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आपका यहाँ पर अंगूठा ही पर्याप्त होता है। ठीक, वहाँ पर आपको OTP या पिन वेरिफिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं आता है। ठीक, इसमें पूछ रहा है डज AEPS नॉट रिक्वायर एन OTP और पिन, तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, यस, किसी पिन या OTP की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो AEPS फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस का मतलब होता है कंट्रोल के साथ माइनस बटन अगर आप दबाते हो तब क्या होगा। तो कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस दबाते हैं तो यहाँ पर आपकी डिलीट, सेल को डिलीट करने का ऑप्शन आता है। और भी आपका इसमें देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस का साइन दबाएंगे तो सेल ऐड कर सकते हैं। स्लाइड को ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस M का इस्तेमाल करेंगे, तो कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल आप सेल को डिलीट करने के लिए करते हैं। विच फाइल कैन नॉट बी अपलोडेड टू डिजी लॉकर। डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं। दोस्तों एक सर्विस होती है, इसका नाम होता है डिजी लॉकर। उस डिजी लॉकर में आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट, चाहे तो सरकारी डॉक्यूमेंट हो या अपना कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट हो, उसमें आप स्टोर कर सकते हो। तो उसमें किस प्रकार की फ़ाइल, तो कुछ एक्सटेंशन दिए गए हैं। एक्सटेंशन क्या होता है, कोई भी फाइल अगर आप सेव करते हो तो उसके आगे कुछ एक टाइटल 3 अक्षर का दे दिया जाता है, 3 या 4 अक्षर का, वो उस फाइल का एक तरीके से एक्सटेंशन कहलाता है। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है अपने ही सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को खोल सकता है और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को खोल नहीं सकता है। तो उस सॉफ्टवेयर की पहचान कैसे हो कि उस सॉफ्टवेयर की फ़ाइल कौन सी है, तो उसके लिए हर सॉफ्टवेयर अपनी फ़ाइल को एक नाम दे देता है, एक टाइटल दे देता है नेम के आगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई फ़ाइल बनाई जिससे हमने कोई फ़ाइल का नेम दिया,
तो इस नेम के बाद 3 कैरेक्टर होते हैं, जैसे .doc, ये एक तरीके से टाइटल होता है, इसको हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एक्सटेंशन बोलेंगे। तो हर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है। तो अब ये से .doc है तो MS वर्ड में ही इसको खोल पाएंगे, दूसरी किसी में नहीं खोल पाएंगे। तो MS वर्ड में जब फाइल खोलेंगे तो इसको खोल लेगा, लेकिन किसी दूसरी सॉफ्टवेयर में अगर इस फाइल को हम खोलेंगे तो नहीं खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये .doc लिखा एक तरीके से क्या है? टाइटल है, ये सॉफ्टवेयर को पहचानने के लिए कि किसकी फाइल है, इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर पाता है? तो यहाँ पर PDF, JPG और PNG फाइल 3 प्रकार की ये अपलोड कर सकता है। MP4 आपकी वीडियो की फाइल है, ये क्या है? वीडियो फाइल है, तो इसको नहीं, ये अपलोड नहीं कर सकता है। तो कैन नॉट बी अपलोडेड, तो आंसर आपका होगा .mp4, इसको नहीं। बाकी PDF अपलोड कर सकता है, JPG भी अपलोड हो जाएगी, PNG भी अपलोड हो जाएगी। ठीक, PDF आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जो हम किसी भी माध्यम से इसको हम सेंड कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है एक्रोबैट रीडर या PDF रीडर, उससे आप इसको खोल सकते हैं। JPG आपकी ग्राफिक फाइल होती है, PNG भी आपकी ग्राफिक फाइल होती है। ठीक, MP4 आपकी ऑडियो वीडियो फाइल है। तो डिजी लॉकर में हम किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट तो स्टोर कर सकते हैं, वीडियो क्लिपिंग हम नहीं स्टोर कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू अपलोड अ मैक्सिमम फाइल। एक क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि डिजी लॉकर में कितने मैक्सिमम MB तक की स्टोर कर सकते हैं फाइल। तो हम 10 MB तक की फ़ाइल, कोई एक फ़ाइल अगर 10 MB तक है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। 11 MB की फ़ाइल होगी उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक, यू कैन अपलोड एनी फाइल .pdf, JPG, PNG सब फॉर्मेट हम स्टोर कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल डॉक्यूमेंट कैन बी लोडेड। और देखो क्वेश्चन आ गया, ये 10 MB, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 10 MB तक की फाइल को हम स्टोर कर सकते हैं। What is the shortcut key to preview print in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में अगर हम किसी भी फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखना, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब कि प्रिंट करने से पहले अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी फाइल प्रिंट होकर किस तरह आएगी, इसका शॉर्टकट पूछा है। तो इसका शॉर्टकट आपका होगा Ctrl+Shift+O। तो Ctrl+Shift+O से हम इसको देख सकते हैं। ये LibreOffice राइटर की बात कर रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसका दूसरा शॉर्टकट होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसका Ctrl+F2 होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो CTRL यानी Ctrl+F2 इसका शॉर्टकट होता है प्रिंट प्रीव्यू का इसका। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर LibreOffice राइटर की बात कर रहे हैं तो Ctrl+Shift+O होगा। ठीक, और Ctrl+Shift+S किस चीज़ के लिए होता है? तो सेव एज के लिए होगा। ये आपका Ctrl+Shift+O प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। Ctrl+Shift+P आपका होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है। ठीक, ये प्रिंट नहीं है, प्रिंट प्रीव्यू है। यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया, ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है, इसके लिए। ठीक, Ctrl+Shift+P आपका सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे आपने 5 लिखा, 5 की पावर 2 लगानी है, तो ये जो पावर लगाते हो इसके लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट यानी Ctrl+Shift+P का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप ऊपर इसको लिख सकते हो। ठीक, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। चलिए, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या है? तो OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड, OTP वन टाइम पासवर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। तो OTP के बारे में क्या लिखा है? OTP वन टाइम पासवर्ड आल्सो नोन एज वन टाइम पिन, इसको वन टाइम पिन के नाम से भी जाना जाता है। वन टाइम ऑथेंटिकेशन कोड, OTAC और डायनेमिक पासवर्ड भी इसे हम बोलते हैं। इट इज़ पासवर्ड दैट इज़ वैलिड फॉर ओनली वन लॉगिन सेशन। ये वन टाइम पासवर्ड आपको ऐसे पता है कि कुछ लॉगिन करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो कुछ समय के लिए होता है। तो एक बार अगर आपने लॉगिन किया, अगर OTP आया तो उसी लॉगिन के लिए काम करेगा। जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर है वही व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो रियल यूज़र को वेरीफाई करता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर कोई प्रश्न आपके मन में है और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में उस प्रश्न को ज़रूर लिख दीजिए और अगली वीडियो में आपके प्रश्न का हल अवश्य किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई सीरीज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।